हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। होप कि आप सब लोग बहुत ही अच्छे होंगे। दोस्तों आज हम लोग अपने कॉस्ट अकाउंटिंग के सेकंड चैप्टर को पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है, जिसका नाम है कॉस्ट एलिमेंट कंसेप्ट एंड क्लासिफिकेशन। दोस्तों अगर आप लोग अपने एमजी केवीपी का सेमेस्टर एग्जाम देने जा रहे हो या फिर किसी भी यूनिवर्सिटी का सेमेस्टर एग्जाम देने जा रहे हो, ठीक है, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा काम का होने वाला है, ठीक है। अब दोस्तों मैं आपको बता दूं इस चैप्टर से बेसिकली आपसे एग्जाम में क्या पूछ सकता है। आपसे पूछेगा कि एक लॉन्ग क्वेश्चन पूछ देगा, कहेगा कि भैया एक्सप्लेन दी क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट। क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट क्या होता है, तो भैया आपको सब बताना पड़ेगा। अगर आपका क्वेश्चन 10 मार्क्स का है, चाहे 20 मार्क्स का है, चाहे 25, जितने भी मार्क्स का हो, एक लॉन्ग क्वेश्चन इस चैप्टर से बन सकता है। बहुत ज़्यादा चांसेस रहते हैं, ठीक है, बनना चाहे तो बनाया जा सकता है। बट दोस्तों और इस चैप्टर से शॉर्ट क्वेश्चन का नाम पूछेगा कि टाइप्स ऑफ कॉस्ट पूछेगा कि ये टाइप्स की कॉस्ट का क्या मतलब है। पूछेगा प्राइम कॉस्ट क्या होती है, मटेरियल कॉस्ट क्या होती है, ओवरहेड क्या होता है। तो ये सब भी आपसे पूछा जा सकता है इस चैप्टर से, ठीक है। तो इस चैप्टर में हम लोग बेसिकली पढ़ेंगे कितने टाइप्स की कॉस्ट होती है और कॉस्ट को किस किस आधार पर बांटा गया है, ठीक है। देखो तो दोस्तों जो कॉस्ट होती है, कॉस्ट का मतलब होता है कि वो खर्चा, यानी कि वो खर्चा जो कि एक्चुअल में हमने कर दिया या फिर करने वाले हैं। नोशन मतलब कि करने वाले हैं या फिर कर चुके हैं, जो कि इनकर्ड ऑन एट्रीब्यूटेबल टू गिवन टू अ थिंग्स, यानी कि जो खर्चा हमने किसी सामान को बनाने में किया उसको बोलते हैं कॉस्ट। कॉस्ट का मतलब होता है मेजरमेंट, जो कि मनी के फॉर्म में नापा जा सके, जो कि रिसोर्सेस यूज फॉर द पर्पज ऑफ प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, यानी कि किसी भी सामान को बनाने के लिए जो भी पैसे के फॉर्म में हमने खर्चा किया है या फिर सर्विस को देने के लिए उसको बोलते हैं कॉस्ट। यानी कि किसी भी सामान को बनाने के लिए सर्विस को देने के नाम पे जो भी खर्चा हो रहा है उसको कॉस्ट कहते हैं। ये तो आपको कॉमन सेंस की बात है, आपको पता होगा, ठीक है। अब किसी भी सामान को बनाने के लिए दोस्तों मैं आपको बता दूं कि 3 टाइप के कॉस्ट लगते हैं। सपोज कि मानो आपको बनाना है कोई भी सामान, ठीक है जी, या फिर गुड्स हो या फिर सर्विस क्यों ना हो, तो एक जगह का आपका मटेरियल कॉस्ट, क्या लगेगा मटेरियल यानी कि जो सामान से बनेगा, ठीक है जी। दूसरा आपका ये यानी कि मजदूर की कॉस्ट, जो मजदूर बनाएगा उसको जो तनख्वाह उनका दोगे। फिर और बाकी हो गया एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस का मतलब होता है इन दोनों के अलावा जो भी खर्चा होगा उसको क्या बोलोगे, एक्सपेंसेस बोलोगे। यानी एक सामान को बनाने के 3 टाइप के मेन खर्चे होते हैं, जिसको बोलते हैं क्या बोलते हैं आपका एलिमेंट ऑफ कॉस्ट, ठीक है। अब दोस्तों मटेरियल कॉस्ट क्या होता है, चलिए यहाँ पे डिटेल में समझते हैं कि मटेरियल कॉस्ट होता क्या है, ठीक है जी। तो मटेरियल कॉस्ट का मतलब होता है कॉस्ट ऑफ मटेरियल, जिससे वो सामान बनाया गया है, जिस जो कि हमने इस्तेमाल किया प्रोडक्शन प्रोसेस के अंदर या फिर किसी भी सर्विस के अंदर। ये अच्छी सी मीनिंग इसको याद कर लेना, ठीक है जी। अब दोस्तों प्रोडक्शन कॉस्ट में हम लोग वो खर्चों को भी ऐड करते हैं जो किसी सामान को लाने में लगता है। इट इज़ वर्थ मेंशनिंग दैट मटेरियल कॉस्ट के अंदर प्रोक्योरमेंट, किसी सामान को लाने में कुछ खर्चा हो रहा है, फ्लाइट यानी कि भाड़ा हो गया आपका, ठीक है जी। तो दोस्तों बहुत सारे खर्चे होते हैं जो आपको सामान को लाने में भी लगते हैं, ठीक है। एक बात को दोस्तों ध्यान से आप लोग समझना, ठीक है जी, एक बात को ध्यान से समझना कि मटेरियल के अंदर बस ये मत समझो कि उस सामान की कॉस्ट, यानी कि अगर उस सामान को लाने में कुछ खर्चा हो रहा है, ठीक है जी, फ्लाइट यानी कि भाड़ा। कोई सामान अगर 10 का है, आपको लाने में 2 रुपये खर्च हो गया, तो यानी कि उसका कॉस्ट 12 रुपये हो गया, ठीक है जी। इनवर्ट टैक्सेस हो गया, कोई इंश्योरेंस आपने पे किया हुआ है, तो जितने भी खर्चे उसके ऊपर हो रहे हैं वो सब कुछ उस मटेरियल कॉस्ट में ऐड कर देंगे, ठीक है जी। क्रिएट डिस्काउंट, रिबेट, ड्यूटी, ड्रॉबैक, रिफंड अकाउंट, मोड वैट, सेंड वैट, से टैक्स, अदर सिमिलर आइटम, इन सबको माइनस करते हैं और जो इन सबको ऐड करते हैं। ऊपर आइटम को ऐड करो, नीचे आइटम को माइनस करोगे सामान की कॉस्ट को निकालने के लिए। तो मटेरियल कॉस्ट दोस्तों 2 टाइप की होती है, एक होती है डायरेक्ट मटेरियल, एक होती है इनडायरेक्ट मटेरियल, ठीक है। अब डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट क्या होती है, किसी भी सामान के अंदर जो मटेरियल हमको डायरेक्टली आइडेंटिफाइड या फिर एलोकेट, समझो बात को, एक बिस्कुट का पैकेट है, ठीक है जी, एक पाये जी कंपनी बिस्कुट का पैकेट है, तो वो मटेरियल जो हमको डायरेक्टली दिखाई दे रहा है, जो कि हमको अपनी आंखों से आइडेंटिफाइड। अब बिस्कुट में क्या दिखाई दे रहा है, मैदा दिखाई दे रहा, तो मैदा क्या हो गया अपना भैया, मैदा हमको भैया हो गया आपका डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट। तो डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट वो होता है विच आई आइडेंटिफाइड इजी इन दी फाइनल प्रोडक्ट, यानी कि जो फाइनल सामान बन के निकला है उसमें वो खर्चा हमको दिखाई दे, उसको आसानी से हम पहचान सकते हैं, उसको बोलते हैं डायरेक्ट कॉस्ट। तो ये वाला लिखे ना 10, डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट का मतलब होता है वो कॉस्ट जो कि हम डायरेक्टली आइडेंटिफाइड कर पाए हैं अपने फाइनल प्रोडक्ट के अंदर और जिसको एलोकेट बता सकते हैं कि हाँ ये खर्चा हुआ है। यहाँ पे कुछ एग्जांपल दिया गया है, जैसे मिट्टी ईटा में, फिर फर्नीचर में दोस्तों टिम्बर लकड़ी, सीमेंट के अंदर सीमेंट हो गया, स्टोन्स बिल्डिंग के अंदर, ठीक है जी, ये आपको दिख ही रहा है, ओके। ये मैंने आपको एग्जांपल दोस्तों दे दिया, आप कोई भी एक एग्जांपल उठा के एग्जाम में लिख सकते हो, ठीक है दोस्तों। डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट को हम लोग प्रोसेस मटेरियल भी बोलते हैं, प्राइम कॉस्ट भी कहते हैं एंड प्रोडक्टिव मटेरियल कॉस्ट भी कहते हैं, ठीक है जी, ये इसका और भी नाम हो गया। अब दोस्तों इनडायरेक्ट मटेरियल क्या होता है, किसी भी सामान को बनाने में कुछ इनडायरेक्ट मटेरियल लगता है। पाये जी बिस्कुट बनाने के लिए पानी का यूज़ वो होगा। अब पानी आपको दिखाई दे रहा है क्या,
पानी हमको दिखाई नहीं देगा, ठीक है जी। तो वो हो गया इनडायरेक्ट मटेरियल जो कि हमको दिखता नहीं है। अब इसको बनाने के लिए फैक्ट्री में मशीन काम करी, मशीन में फ्यूल लगा होगा, फ्यूल, तो फ्यूल भी तो एक मटेरियल है, खर्चा हुआ है ना इसको बनाने में, लेकिन वो दिखाई दे रहा है क्या? नहीं दिखाई देगा। जो दिखाई नहीं देता उसको बोलते हैं इनडायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट। इनडायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट का मतलब होता है जो कि हमको डायरेक्टली दिखता नहीं है, डायरेक्टली हम उसको आइडेंटिफाई नहीं कर सकते, ठीक है जी। द कॉस्ट ऑफ मटेरियल विच कैन नॉट बी डायरेक्टली एलोकेबल, यानी कि उसको पता नहीं किया सकता कि हाँ ये खर्चा कहाँ हुआ है, उसको बोलते हैं इनडायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट, ठीक है जी। एग्जाम्पल पावर, फ्यूल, रिपेयर, मेंटेनेंस, ये सब हो गया। इसको डायरेक्टली एलोकेट या फिर बांटा नहीं जा सकता, ठीक है जी। ये आपका हो गया। अब दोस्तों यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल और भी दिया गया है, जैसे ल्यूब्रिकेटिंग ऑयल, मशीन खराब होगी उसमें तेल डाल दिए, ठीक है। साइकिल चलाते हो, साइकिल चलाने में उसमें साइकिल पहिए में तेल डाले, ठीक है ना जी, तो वो तेल आपको दिखाई देता है क्या? ठीक है। फ्यूल, कॉटन वेस्ट हो गया, छोटे छोटे टूल्स हो गए, ठीक है जी, मेंटेनेंस हो गया। तो ये सब चीज़ें जो होती है ना, ये सब आपके क्या है, इनडायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट आते हैं, ठीक है जी। ओके, जो सामान मानो जो फाइनल प्रोडक्ट में हमको दिखाई दे रहा है वो आपका डायरेक्ट मटेरियल होगा, जो नहीं दिखाई दे रहा वो इनडायरेक्ट मटेरियल होगा जी, ठीक है जी। ओके, अब दोस्तों आता है लेबर कॉस्ट, यानी कि मजदूरों की कॉस्ट, यानी कि भैया जो मजदूर यानी कि जो भी एम्प्लॉयज़ हमारे यहाँ काम करे उनको तो पैसा हम लोग देते हैं ना जी। तो लेबर कॉस्ट का मतलब होता है जो भी पैसा हम लोग पे करें एम्प्लॉयज़ को, परमानेंट हो चाहे वो टेम्प्लॉई हो, उनके सर्विस के बदले में, जैसे कि सैलरीज या फिर वेजेस, चाहे वो परमानेंट एम्प्लॉय हो चाहे वो टेम्प्लॉई एम्प्लॉय, उससे मतलब नहीं है। अब सैलरी और वेजेस के अलावा अगर हम उनको कोई प्रोविडेंट फंड दे रहे, ग्रेचुटी दे रहे, एक्स्ट्रा बेनिफिट दे रहे, ओवर टाइम का पैसा दे रहे, इंसेंटिव दे रहे, बोनस दे रहे, या फिर खाई टाइम बैठे उसका पैसा दे रहा है, छुट्टियों का पैसा दे रहा है, छुट्टी पे भी काम किया उसका पैसा दे रहा है, ठीक है जी। तो ये सब भी एक तरीके से लेबर कॉस्ट के अंदर इंक्लूडेड रहता है। अब लेबर कॉस्ट भी दो टाइप की होती है, डायरेक्ट लेबर और इनडायरेक्ट लेबर। अब दोस्तों ये क्या होता है, एग्जाम्पल, फैक्ट्री में बिस्कुट जो बन रहा था आपका पाले जी, आपको पता ही होगा, तो जो मजदूर डायरेक्ट इसको बना रहा था उसको जो तनख्वाह दे रहा है वो हो गया डायरेक्ट लेबर। अब फैक्ट्री के बाहर, गेट के बाहर भैया गार्ड बैठा हुआ है, ये जो गार्ड है इसकी जो तनख्वाह हो गई, ये तो इनडायरेक्ट काम का यार, ये तो पूरे फैक्ट्री के बैठा हुआ है, इसकी जो तनख्वाह हो गई वो हो गया इनडायरेक्ट लेबर कॉस्ट, ठीक है जी। तो किसी भी सामान को बनाने में जो एम्प्लॉय या फिर जो मजदूर डायरेक्टली लगा हुआ है उसको जो खर्चा हो रहा है उसको डायरेक्ट मटेरियल बोलते हैं। जो मजदूर डायरेक्ट नहीं इन्वॉल्व है, इनडायरेक्ट तरीके से इन्वॉल्व है, ठीक है जी। तो सपोज कि जहाँ पे हम बैठे हुए वहाँ पे ऑफिस के बाहर एक गार्ड बैठा हुआ है, अब गार्ड की जो तनख्वाह है वो हमारे खर्चे में इंक्लूड तो नहीं कर दोगे ना जी, वो तो इनडायरेक्ट है जो कि दिखाई नहीं देगा आपको, ठीक है। तो डायरेक्ट लेबर कॉस्ट का मतलब होता है वो कॉस्ट जो कि हम लोग डायरेक्टली आइडेंटिफाइड कर सकते हैं या फिर पता कर सकते हैं कि हाँ भैया ये खर्चा इस चीज़ के ऊपर हुआ है। 10 वेजेस पे टू वर्कर हुआ इंगेज इन द प्रोडक्शन प्रोसेस, जो कि खुद ही सामान को बनाया है, सामान को रॉ मटेरियल को फाइनल प्रोडक्ट में कन्वर्ट कराया, उसको बोलेंगे डायरेक्ट वेजेस, जो कि डायरेक्ट लेबर को हम लोग दे रहे हैं। एग्जाम्पल दे रहा है, कारपेंटर फर्नीचर बनाया है तो कारपेंटर के लिए जो भी खर्चा होगा वो डायरेक्ट खर्चा होगा, ठीक है। डायरेक्ट खर्चे को हम लोग प्रोसेस लेबर, ऑपरेटिंग लेबर, प्राइम कॉस्ट लेबर या फिर प्रोडक्टिव लेबर भी कहते हैं। इतने सारे नाम है, आप इतना नाम याद करने की जरूरत नहीं है, एग्जाम में चीज़ों को एक्सटेंड करने के लिख सकते हो, ठीक है। ओके, अब आता है इनडायरेक्ट लेबर कॉस्ट। जब भी कोई एम्प्लॉय इनडायरेक्ट तरीके से किसी सामान को बनाने में इन्वॉल्व है तो उसको क्या बोलते हैं, इनडायरेक्ट लेबर कॉस्ट बोलते हैं। जैसे कि मान लो वेजेस ऑफ इनडायरेक्ट लेबर, आइडिया टाइम, वर्कमैन कंपनसेशन, हॉलीडे पे, ओवर टाइम, ये आपका एग्जांपल हो गया। यहाँ पे वॉचमैन, स्टोर कीपर, इंस्पेक्टर, रिपेयर, मेंटेनेंस वर्कर, ये सब लोग इनडायरेक्ट तरीके से सामान को बनाने में इन्वॉल्व रहते हैं, ठीक है। अब दोस्तों आता है तीसरा अपना बिग खर्चा। अब देखो मटेरियल क्या होता है समझ में आ गया, इसमें डायरेक्ट भी समझ गए, इनडायरेक्ट भी समझ गए। लेबर क्या होता है, डायरेक्ट भी समझ गए, इनडायरेक्ट भी समझ गए। अब आता है एक्सपेंसेस। इन दोनों खर्चों के अलावा जो भी खर्चा होता है उसको बोलते हैं एक्सपेंसेस, ठीक है जी। तो एक्सपेंसेस ये तीसरा एलिमेंट होता है अदर देन मटेरियल एंड लेबर, यानी कि वो खर्चा जो मटेरियल और लेबर के अलावा होता है उसको बोलते हैं एक्सपेंसेस, ठीक है जी। ओके, अब दोस्तों एक्सपेंसेस भी आपके एक्सपेंसेस यानी कि अदर देन कॉस्ट लेबर आर इन्वॉल्व इन दी एक्टिविटी, इनके अलावा जो भी खर्चा होता है उसको एक्सपेंसेस बोलते हैं। ये भी होता है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, ये तो आपको समझ में आ ही गया होगा। डायरेक्ट खर्चा यानी कि डायरेक्ट एक्सपेंसेस आर द एक्सपेंसेस अदर देन, जो भी डायरेक्ट मटेरियल के अलावा या फिर डायरेक्ट लेबर के अलावा जो भी खर्चा हो रहा है उसको क्या बोलते हैं, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, ठीक है जी। यानी कि डायरेक्ट मटेरियल एंड डायरेक्ट लेबर के अलावा जो भी खर्चा हो रहा है उसको बोलेंगे डायरेक्ट एक्सपेंसेस। कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत है जी। यहाँ पे एग्जांपल दिया गया है, आप इतने सारे एग्जांपल में कोई भी एग्जांपल, अब फीस पे टू सर्वे है, कोई सर्वे का नहीं आया, रिसर्च आपने किया, कोई आपने नया पैटर्न डिजाइन बना दिया, ठीक है जी। तो ये सब जो खर्चे आपके हो रहे हैं वो डायरेक्ट क्या है, आपके एक्सपेंसेस के नाम पे है, ठीक है जी। अब मानो हमको नई फैक्ट्री खोलनी है,
फैक्ट्री खोलने के लिए हमने सर्वे करवाया कि ज़मीन ठीक है कि नहीं, तो जिसको जो पैसा दिया ये क्या है, इस फैक्ट्री को खोलने के बनवाया, तो ये डायरेक्ट एक्सपेंसेस होगा, ना ही ये मटेरियल का खर्चा है, ना ही ये लेबर का खर्चा है। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस वो होता है जो कि डायरेक्टली हम लोग पता नहीं कर सकते, जैसे फैक्ट्री के खर्चे, ऑफिस के खर्चे, या फिर सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, ये सब इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के अंदर आ गए। ठीक है जी। अब दोस्तों इसका डिफरेंस भी याद को एग्जाम में क्या पता पूछ दे। डायरेक्ट एक्सपेंसेस का मीनिंग बता देना, और डायरेक्ट एक्सपेंसेस वो थे जिसको हम डायरेक्टली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। और दोस्तों ये घटता भी है बढ़ता भी है जैसे ही प्रोडक्शन प्रोसेस को बढ़ाएंगे, प्रोडक्शन बढ़ाएंगे तो डायरेक्ट खर्चा बढ़ सकता है और घट भी सकता है। लेकिन इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस ना ही दोस्तों ये ना ही घटता है ना ही बढ़ता है अपने प्रोडक्शन बढ़ाने या घटाने पे। ठीक है। प्राइम कॉस्ट, डायरेक्ट एक्सपेंसेस प्राइम कॉस्ट का पार्ट है, यानी कि मुख्य खर्चे का पार्ट है। इनडायरेक्ट कॉस्ट क्या होता है, उसको बाद में ऐड करते हैं। ठीक है ना जी, एडेड आफ्टर दैट, जब प्राइम कॉस्ट को कैलकुलेट कर लेते हैं उसके बाद में इसको ऐड करते हैं। प्रोडक्शन डिसीजन, यानी कि किसी भी सामान का डायरेक्ट कॉस्ट कितना होगा उसको पता करने के बाद में ही उसको प्रोडक्शन करना है कि सेलिंग करना है कि नहीं, ये डिसाइड करते हैं। लेकिन इनडायरेक्ट कॉस्ट का कोई भी इंपॉर्टेंट रोल नहीं, यानी कि इनडायरेक्ट कॉस्ट कितना भी उसको ज़्यादा ध्यान में नहीं रखते कि किसी सामान को प्रोड्यूस करना है कि नहीं। इनडायरेक्ट खर्चे से मतलब नहीं होता, केवल डायरेक्ट खर्चे से मतलब होता है। कवरेज, डायरेक्ट एक्सपेंसेस के अंदर डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस आता है। इनडायरेक्ट के अंदर क्या क्या आता है, फैक्ट्री का ओवरहेड, फैक्ट्री के खर्चे, ऑफिस के खर्चे एंड सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन के खर्चे। तो ये आपका डिफेंस हो गया। अब दोस्तों ओवरहेड क्या होता है भैया, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि ओवरहेड क्या होता है। बहुत सारे लोगों को लगता है कि इसको एक्सपेंसेस बोलते हैं, जो कि ये गलत है। ठीक है जी। जितने भी आपके इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर एंड इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के खर्चे हो या इन तीनों को ऐड कर दो तो यही बन जाएगा आपका ओवरहेड बन जाएगा। यानी कि ओवरहेड का मतलब होता है इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट वेजेस एंड इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, इन तीनों को ऐड कर दो यही आपके क्या बन जाएंगे, ओवरहेड बन जाएगा। ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं है। अब ओवरहेड के बहुत सारे टाइप्स भी होते हैं। ठीक है जी, ओवरहेड के टाइप्स भी होते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ ओवरहेड। देखो जी, यानी कि अगर इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस तीनों को ऐड किया जाए तो क्या बन के निकलेगा, ओवरहेड निकलेगा। लोग इसको गलत समझ लेते हैं। तो एक होता है फैक्ट्री ओवरहेड, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। तो देखो एक फैक्ट्री ओवरहेड का मतलब फैक्ट्री के खर्चे। अब फैक्ट्री में जितने भी इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर या फिर इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हो रहे हैं वो हो गया फैक्ट्री का खर्चा। रेंट ऑफ अ फैक्ट्री, पावर, लाइटनिंग, हीटिंग, डेप्रिसिएशन, ये सब किस में आ गया, फोरमैन की स्याही, ये सब आपका आ गया फैक्ट्री ओवरहेड। इसको प्रोडक्शन ओवरहेड भी कहते हैं, वर्क ओवरहेड भी कहते हैं, फैक्ट्री ऑन कॉस्ट ये सब भी कहते हैं, इतना सारा नाम है, देख लो। फिर ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड, इसका क्या मतलब है, जो भी ऑफिस में खर्चा होता है, जैसे ऑफिस में पोस्टेज का, स्टेशनरी का, टेलीफोन का एक्सपेंसेस, लाइटनिंग के खर्चे, हीटिंग ऑफ द ऑफिस, ये सब जो ऑफिस के खर्चे होते हैं, ऑफिस का रेंट, अकाउंट्स, डायरेक्टर से आई तनख्वाह, ये सब ऑफिस के खर्चे हो गए। ठीक है जी। लेकिन इन और द इनडायरेक्ट ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन, यहाँ पे ये सब इनडायरेक्ट है। ठीक है जी। सामान को बेचने के जितना भी खर्चा हो रहा है, ठीक है जी, बेचने के क्या हो गया, एडवर्टीजमेंट हो गया, सेल्स मैनेजर का खर्चा हो गया, सेल्समैन का खर्चा हो गया, एडवर्टीजमेंट, रेंट, रेट, डेप्रिसिएशन। ठीक है जी, ये सब आपका हो गया। वेयर हाउसिंग का खर्चा हो गया। ठीक है जी। पैकेजिंग भी इसी के अंदर आ जाएगा आपका। तो वो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन खर्चे, ये आपके ओवरहेड के 3 टाइप से, याद रखना एग्जाम में आपसे पूछ सकता है। ठीक है। अब दोस्तों आपको ये तो समझ में आ गया। ठीक है जी। अब दोस्तों एग्जाम में पूछेगा कि प्राइम कॉस्ट क्या होता है, द एग्रीगेट, यानी कि टोटल ऑफ डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट और आपका एक्सपेंसेस को जोड़ दो तो प्राइम कॉस्ट आ जाएगा। फैक्ट्री का खर्चा आपको पता ही है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आपको पता ही है कि सामान को बनाने का खर्चा, टोटल कॉस्ट आपको पता ही है, एंड सेलिंग प्राइस, किसी भी सामान को बनाने में कितना खर्चा होता है उसको बोलते हैं सेलिंग प्राइस। ठीक है जी। अब दोस्तों आते हैं हम लोग अपने मेन क्लासिफिकेशन पे, जहाँ से अपना मेन क्लासिफिकेशन स्टार्ट हो रहा है। अभी तक हमने पढ़ लिया कि हाँ भैया मटेरियल कॉस्ट क्या होता है पता चल गया, ये भाई पता चल गया, और एक्सपेंसेस पता चल गया। ओवरहेड भी क्या होता है हमको पता चलेगा, जितने भी इनडायरेक्ट खर्चे होते हैं उसको ओवरहेड में डाल दिया गया। तो भैया नेचर ऑफ एक्सपेंसेस के हिसाब से, अब देखो पता होगा आपको, नेचर ऑफ एक्सपेंसेस के हिसाब से आपका होता है डायरेक्ट कॉस्ट, जो कि मैंने आपको पढ़ा दिया है, इनडायरेक्ट कॉस्ट जो कि मैंने आपको पढ़ा दिया है। ठीक है जी, ये मुझे आपको बताने की दोबारा ज़रूरत नहीं है। अब अकॉर्डिंग टू फंक्शन के हिसाब से होता है प्रोडक्शन कॉस्ट, फिर आपका होता है एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट, सेलिंग, डिस्ट्रीब्यूशन, रिसर्च एंड डेवलपमेंट कॉस्ट। ठीक है। तो प्रोडक्शन कॉस्ट क्या होती है, किसी भी सामान को बनाने में जितना भी खर्चा हो रहा है उसको बोलते हैं प्रोडक्शन कॉस्ट। इट इंक्लूड जो भी डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट खर्चे हो रहे हैं, जितने भी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट खर्चे हो, टिक कर देना कि ये हो गया। फिर आपका ये मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट और फैक्ट्री कॉस्ट आपका हो गया। ठीक है। और यहाँ पे एग्जाम्पल दिया, इतने एग्जाम्पल दिया है ना कि आप कोई भी एग्जाम्पल याद करिए ना, 2-3 तो घुसा देना एग्जाम्पल, काम हो जाएगा।
ठीक है जी। फिर एडमिनिस्ट्रेशन, भैया किसी भी बिजनेस में ऑफिस होता है, ऑफिस को चलाने के लिए मैनेजमेंट होता है, मैनेजमेंट को तनख्वाह उनखा दोगे, ऑफिस चलाओगे, है कि नहीं, उसको बोलते हैं ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन के खर्चे। बिजनेस को चलाने के जो भी ऑफिस बनाते हैं वहाँ पे खर्चे होते हैं, जैसे कि अपने स्टाफ का खर्चा, जनरल ऑफिस के खर्चे, रेंट, लाइटनिंग, टेलीफोन, स्टेशनरी, बैंक के चार्जेस, ऑडिट फीस, लीगल एक्सपेंसेस, बिल्डिंग का मेंटेनेंस का खर्चा, डेप्रिसिएशन, ये सब हो गया, रिपेयर का खर्चा हो गया, ठीक है। फिर आता है सेलिंग कॉस्ट का होता है। सेलिंग कॉस्ट का किसी भी सामान को बेचने में जितना भी खर्चा होता है उसको बोलते हैं सेलिंग कॉस्ट। अब सामान को बेचने की कभी कभी कमीशन देना पड़ता है, ठीक है ना जी, एजेंट्स को, ठीक है, एडवर्टीजमेंट करवाना पड़ता है, आफ्टर सेल्स एंड सर्विस, ये सब चीज़ें रिसर्च करना पड़ता है, ठीक है। तो ये सब आपका दोस्तों हो गया। फिर आता है डिस्ट्रीब्यूशन, सामान को डिस्ट्रीब्यूट करने की भी खर्चा होता है, ठीक है। और सामान बना के तुरंत तो बेच नहीं दोगे, सामान को डिस्ट्रीब्यूट यानी कि उस तक पहुंचाना होता है कस्टमर तक, उसमें जितना भी खर्चा होता है, ठीक है जी, तो वो आपका हो गया। इज द कॉस्ट ऑफ सीक्वेंस ऑपरेशन विच बिगिन विद द मेकिंग द पैक्ड प्रोडक्ट अवेलेबल, उसको डिस्पैच करना जब तक कि वो बिना किसी दिक्कत के कस्टमर तक पहुँच ना जाए, तो डिस्ट्रीब्यूशन के खर्चे आपके हो गए, ठीक है जी। तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट, भैया बिजनेस में सामान को बेचने के लिए कंपनी रिसर्च करती है कि क्या सामान बनाएं, कैसे बनाएं, किसको बेचें, क्या करें, इस पर भी खर्चा होता है। तो ये हो गया फाइंड करने की चीज़ों को, ठीक है। अब दोस्तों बिहेवियर के हिसाब से कितने खर्चे होते हैं, किसके हिसाब से, बिहेवियर के हिसाब से। अभी तक तो अपने ऊपर देखो क्लासिफिकेशन आप देखते चलो, ठीक है जी। तो बिहेवियर के हिसाब से जो भी पढ़ोगे ये हम लोग पढ़ेंगे इकोनॉमिक्स के सेंस में। देखो फिक्स्ड कॉस्ट वो होती है, आप कुछ खर्चे ऐसे होते हैं जो कि आप कर दो, जो कि घटेंगे बढ़ेंगे नहीं कुछ टाइम तक। एग्जाम्पल मानियो मशीन, अब मानियो मशीन हमने खरीदी कार्ड छापने के लिए, प्रिंटिंग के कार्ड छापने के लिए, प्रिंटिंग प्रेस के लिए। अब उस मशीन पे 1000 कार्ड छाप सकते हैं हम लोग, ठीक है ना जी, 1 घंटे में, ठीक है। तो अभी हम मशीन, अब देखो जी मानियो हम 100 कार्ड छाप आए हैं, तो अब हम 200 कार्ड छापें तो क्या मशीन की कॉस्ट बढ़ गई क्या? मशीन मानो 1 लाख की थी, तो 100 छापो, 200 छापो, 300 छापो, 400 छापो, 500, 600, 700, 800, 900, यानी 1 घंटे में आप 1000 कार्ड छाप सकते हो। तो यानी कि कितना भी कार्ड बढ़ाते जाओ इसकी कॉस्ट जितनी थी उतनी ही है, वो तो नहीं बढ़ गई ना, है कि नहीं। तो यानी कि कुछ टाइम तक, लेकिन जब 1000 क्रॉस कर जाओगे तो आपको मशीन दूसरी ये नहीं पड़ सकती है, ठीक है जी। तो यानी कि फिक्स्ड कॉस्ट वो होती है जो कि ना घटती है ना बढ़ती है, आप प्रोडक्शन को घटाओ या फिर बढ़ाओ उसके ऊपर कोई असर नहीं पड़ता, लेकिन शॉर्ट रन तक, कब तक के ये, जब तक के टाइम कम होता है। तो फिक्स्ड कॉस्ट वो होती है जो कि वैरी नहीं करती, चेंज नहीं होती है कम टाइम में। दिस कॉस्ट आर नॉट अफेक्टेड बाय टेम्पोररी फ्लक्चुएशंस इन दी एंटरप्राइजेस, इसको पीरियड कॉस्ट भी कहते हैं, जैसे सैलरी हो गया, रेंट हो गया, डेप्रिसिएशन हो गया, ऑडिट फीस हो गई। और इसका ये डायग्राम भी एग्जाम में बनाना है, ये डायग्राम ऐसे बनाना, ऐसे करना, एक्स वाई लिखना, और यहाँ पे लिखना फिक्स्ड कॉस्ट। ये चाय पत्ती बनाने की जरूरत नहीं है यहाँ पे, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया। अब आता है वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट का मतलब होता है वो खर्चे जैसे ही आप प्रोडक्शन बढ़ाते जाओगे तो ये खर्चे भी क्या होते जाएंगे, इंक्रीज करते जाएंगे, जैसे कि मटेरियल का खर्चा, और वो भी डायरेक्ट मटेरियल। अब देखो बिस्कुट बनाए थे, ज़्यादा बिस्कुट बनाना है तो प्रोडक्शन बढ़ाओगे तो ज़्यादा मटेरियल लगेगा ना जी। तो ये वेरिएबल कॉस्ट वो होता है जो कि जैसे ही प्रोडक्शन बढ़ाओगे तो आपका ये खर्चा भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा। जैसे डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, पावर, फ्यूल, इसको प्रोडक्ट कॉस्ट बोलते हैं। जैसे ही हम लोग प्रोडक्शन को बढ़ाएंगे खर्चा बढ़ जाएगा, प्रोडक्शन घटाएंगे खर्चा घट जाएगा। इसका डायग्राम ये है, चिपका देना वहाँ पे, ठीक है जी। अब दोस्तों आता है सेमी फिक्स या फिर सेमी वेरिएबल, यानी कि कुछ टाइम तक ये खर्चे क्या होते हैं, फिक्स रहते हैं, लेकिन उसके बाद बढ़ने लगते हैं, ठीक है जी। इसका डायग्राम ये है जो कि मैंने आपको बता दिया, ठीक है जी, ओके। ये यहाँ पे बनाए गए हैं आपके डायग्राम, देख लो जी, इसको ज़्यादा दिमाग में लगाने की जरूरत नहीं है, 3 नाम याद कर लो, काम आपका हो जाएगा, ठीक है जी। अब डायग्राम बनाओगे तो थोड़ा अच्छा रहेगा, फायदा हो जाएगा आपको। अब दोस्तों अकॉर्डिंग टू रेलेवेंस, यानी कि अगर डिसीजन मेकिंग या फिर कंट्रोल, अब देखो जी अगर आपको कंट्रोल करना है किसी चीज़ को, डिसीजन लेना है, तो उसके हिसाब से कॉस्ट क्या होती है। एक होता है मार्जिनल कॉस्टिंग, इसको पढ़ेंगे हम लोग अपने इकोनॉमिक्स के सेंस में। एज पर कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1, मार्जिनल कॉस्ट का मतलब होता है टोटल, यानी कि ऑफ वेरिएबल कॉस्ट, यानी कि जितने भी वेरिएबल कॉस्ट हैं उसको जोड़ दो, प्लस इसमें प्राइम कॉस्ट जोड़ दो, ठीक है जी, प्राइम ओवरहेड जोड़ दो, ये क्या बन जाएगा आपका, मार्जिनल कॉस्ट बन जाएगा। ज़रा दिमाग मत लगाओ, यानी कि वेरिएबल कॉस्ट प्लस प्राइम कॉस्ट, ठीक है जी, प्लस ओवरहेड, यानी कि वेरिएबल कॉस्ट के अंदर प्राइम कॉस्ट जोड़ दो प्लस ओवरहेड जोड़ दो, ठीक है, वेरिएबल ओवरहेड, तो ये बन जाएगा मार्जिनल कॉस्ट, ठीक है जी। बस इतना याद कर लो, ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, ठीक है जी। अब आता है डिफरेंशियल, देखो इतने सारे दोस्तों कॉस्ट ना कि आपको केवल हेडिंग्स याद रखो, उसके बगल में ही शॉर्टकट में ये लिखो, आपको समझ में आ जाएगा। डिफरेंशियल कॉस्ट का मतलब होता है इज अ कॉस्ट, डिफरेंशियल कॉस्ट इज द
चेंज इन कॉस्ट ड्यू टू चेंज इन एक्टिविटी फ्रॉम वन ईयर टू अनदर, यानी कि जब हम किसी काम को चेंज करते हैं, किसी काम के करने के तरीके को चेंज करते हैं, मान लो एग्जाम्पल हम बिस्कुट बनाए थे टेक्नोलॉजी 1 से, कैसे बनाए थे टेक्नोलॉजी 1 से, तो हमारा खर्चा हो गया था 200 रुपये। अब हमने टेक्नोलॉजी चेंज की और हमारा खर्चा होने लगा 210 रुपये। तो जो भी 10 रुपये का चेंज आया है ये है डिफरेंशियल कॉस्ट, क्योंकि हमने दूसरा टेक्निक इस्तेमाल किया है। ठीक है जी, ओके ओके, आपको समझ आ गया होगा। इसको इंक्रीमेंटल कॉस्ट भी कहते हैं यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि ये घटने बढ़ने के कारण होता है। अब आता है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, सेक्रीफाइस ऑफ वन थिंग फॉर द बेस्ट थिंग। ये तो मुझे बताने की जरूरत नहीं, आपने कितना अच्छे से पढ़ा होगा। ठीक है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का मतलब होता है जब भी किसी एक चीज़ का हम लोग सेक्रीफाइस करते हैं किसी बेस्ट चीज़ को पाने के लिए, तो इसको बोलते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। ठीक है जी, सेक्रीफाइस ऑफ वन अल्टरनेटिव फॉर द बेस्ट अल्टरनेटिव। क्या लिखोगे? सेक्रीफाइस ऑफ वन अल्टरनेटिव फॉर द बेस्ट अल्टरनेटिव। भैया आपको बटर स्कॉच बड़ा पसंद था और वनीला भी थी, तो आपने बटर स्कॉच चूज़ किया, यानी आपने सेक्रीफाइस किसका किया है? वनीला का कर दिया है। ठीक है जी, ओके। ये हम लोग जब भी इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेते हैं, कुछ पढ़ाई के बारे में सोचते हैं, तो ये सब चीज़ें डिसाइड करते हैं। रिप्लेसमेंट कॉस्ट का मतलब क्या होता है? जैसे मान लियो इट इज़ द कॉस्ट ऑफ रिप्लेसिंग अ मटेरियल और एसेट्स बाय परचेज फ्रॉम द करंट मार्केट। इफ X material was originally purchased 250 per kg and now it can be replaced by purchase from the market at current rate 280 per kg. The replacement cost is 280 per kg, यानी कि पहिए 250 का खरीद रहे थे, अब 280 का मिल गया, यानी कि भैया रिप्लेसमेंट कॉस्ट कितनी हो गई इसकी? 280 हो गई। पहिए कोई सामान को 250 का मिला था, अब वही सामान 280 का मिल गया है, तो हमको सामान तो खरीदना ही पड़ेगा ना जी। ये हो गया रिप्लेसमेंट कॉस्ट। ठीक है, अब रेलेवेंट का मतलब होता है काम की कॉस्ट। कौन सी कॉस्ट? काम की, जो हमारे खर्चे काम के होते हैं, जो हमारे स्पेसिफिक पर्पज या फिर सिचुएशन के होते हैं। जैसे मान लीजिए हम मनाली घूमने गए, कहाँ गए? मनाली घूमने गए, वहाँ पे हम जाके पैराग्लाइडिंग किए। भाई आप तो छतरी बांध के जो हवा से कूदते नहीं है, ठीक है जी, जिसमें पैराशूट होता है आपके साथ में, यानी वो हवा में आप अटके रहते हो, तो ये क्या हो गया? यानी कि स्पेसिफिक पर्पज या फिर सिचुएशन के हिसाब से जो खर्चे होते हैं उसको बोलते हैं रेलेवेंट कॉस्ट, यानी कि कुछ स्पेसिफिक कंडीशन आई और वो खर्चे हो गए। ठीक है जी, ओके। अब दोस्तों इम्प्यूटेड कॉस्ट क्या होता है? इतने सारे कॉस्ट हैं, देख लो आप लोग। इम्प्यूटेड कॉस्ट आए हाइपोथेटिकल, यानी कि खुद ही क्या है भैया, ये बहुत टेक्निकल है, इसको समझना बहुत टेक्निकल है। ये नोशनल कॉस्ट होती है, नॉट इन्वॉल्विंग कैश, इसमें आपका पैसा आपके पास से बाहर नहीं जाता। कंप्यूटेड ओनली फॉर द पर्पज ऑफ डिसीजन मेकिंग, यानी कि कभी कभी हम लोग कुछ खर्चों को बस सोचते हैं कि जैसे मान लो हमको लद्दाख जाना है, कहाँ जाना है? लद्दाख जाना है घूमने के लिए, तो लद्दाख जाने की कितना मेरा खर्चा होगा, तो हम बैठ के बस सोच रहे हैं। अब अंदाजा माया है, तो अंदाजा भी जो होगा वो हाइपोथेटिकल होगा ना जी, टेक्निकल होगा। तो जो कॉस्ट एक्चुअल में हमारा हुआ नहीं है, क्योंकि हमारे पास से पैसा बाहर गया नहीं है, पैसा हमारे पास ही में है, बट ये नोशनल है। नोशनल का मतलब कि फ्यूचर में क्या पता हो जाए, अभी तो नहीं हुआ भैया। ठीक है, इसको बोलते हैं इम्प्यूटेड कॉस्ट। आपको समझ में आ गया होगा। संक कॉस्ट क्या होता है भैया? संक, सुनो जी, अ कॉस्ट विच हैज बीन इनकर्ड इन द पास्ट, जो कि पहले लग चुका है, एंड नॉट रिलेवेंट टू अ पर्टिकुलर डिसीजन मेकिंग, इस संक कॉस्ट, जो खर्चे पहले हो चुके हैं और आज उसका कोई भी मतलब नहीं है। If it is decided to replace the existing plant, the written down book value of the plant, yes, the value of sale value, मतलब कि मान लो एग्जाम्पल समझो, अगर हमने बहुत टाइम पहले एक मशीन खरीदी, वो मशीन थी 50,000 रुपये की, आज इसकी वैल्यू घट घट के 5,000 हो गई है। ठीक है जी, तो आज हमको इसकी वैल्यू कितनी है? 5,000। तो यही इसकी क्या है? संक कॉस्ट है। ठीक है जी, जो आज इसकी वैल्यू बची हुई है उसी को बोलते हैं संक कॉस्ट। ठीक है जी, अब दोस्तों इसको और थोड़ा समझाते हैं। इफ इट इज डिसाइडेड टू रिप्लेस द एग्जिस्टिंग प्लांट, द रिटर्न डाउन वैल्यू ऑफ द सच प्लांट इज लेस देन द वैल्यू ऑफ सेल वैल्यू। अब देखो, इसको बेचोगे तो 5 ही मिलेगा, था कितने का? ये 50। ठीक है जी, ये आपको समझ में आ गया। एग्जिस्टिंग प्लांट, ठीक है, तो इज अ संक। अब वो खर्चा, यानी कि जो 45,000 है आपका डूब गया, क्या उसको दोबारा वसूल सकते हो क्या? नहीं वसूल सकते। 45,000 को आप वसूला नहीं जा सकता, क्योंकि वो तो भैया टाइम के हिसाब से खत्म हो चुका है, क्योंकि पहले आपका निपट गया। तो इसको बोलते हैं संक कॉस्ट। नॉर्मल खर्चा मतलब होता है किसी भी बिजनेस में जो नॉर्मल खर्चा होता है प्रोडक्शन प्रोसेस में, नॉर्मल सिचुएशन में, प्रोडक्शन में, उसको बोलते हैं नॉर्मल कॉस्ट। एब नॉर्मल कॉस्ट, यानी कि कुछ अनएक्सपेक्टेड हो गया, अचानक से कुछ हो गया, कुछ नुकसान हो गया, ठीक है जी, तो वो होता है एबनॉर्मल कॉस्ट। अवॉइडेबल कॉस्ट, जिस खर्चे को हम लोग अवॉइड कर सकते हैं, यानी कि भैया ये खर्चा हुआ, चलो ठीक है अवॉइड कर दो, कोई उसे दिक्कत की बात नहीं है। चाय बनाया था, हल्की से चाय उबाल के गिर गई, तो उतना खर्चा मैनेज हो सकता है, उसको बोलते हैं अवॉइडेबल कॉस्ट। अनअवॉइडेबल कॉस्ट, जिसको अवॉइड नहीं किया जा सकता, तुरंत एक्शन लेना पड़ता है और इसको ठीक करना पड़ता है। ठीक है जी, ओके। अब दोस्तों अपना आता है अकॉर्डिंग टू नेचर ऑफ प्रोडक्शन प्रोसेस, यानी कि प्रोडक्शन के प्रोसेस के हिसाब से। तो भैया आता है पहला बैच कॉस्ट। क्या आता है जी? बैच कॉस्ट का मतलब होता है टोटल,
यानी कि टोटल कॉस्ट जो कि जुड़ा हुआ है विच कंसिस्ट अ ग्रुप ऑफ सिमिलर आर्टिकल मेंटेन देयर आइडेंटिटी। अब देखो आर्टिकल मतलब होता है गुड्स। मान लो कि हम बनाए की चेन, क्या बनाए की चेन। की चेन का डिजाइन दोस्तों है मान लो ये, ठीक है। तो की चेन एक तो बनाओगे नहीं, 2 बनाओगे, 3 बनाओगे, 4 बनाओगे, 5 बनाओगे, 6 बनाओगे। तो जो भी की चेन होगी सबका साइज क्या होगा, एक जैसा होगा, डिजाइन भी एक जैसा होगा, सब कुछ एक जैसा होगा। ये सब क्या एक जैसे सामान है। तो जब भी किसी सामान को बैच में बनाते हैं, बैच में, या फिर कोई बिस्कुट बनाए, बिस्कुट का डिजाइन हुआ साइज हुआ तो एक ही होगा ना जी। इसको बोलते हैं बैच कॉस्ट। जब भी कोई सामान बैचेस में बनाते हैं तो उसको, अब यहाँ पे होता क्या ना, एक बिस्कुट का दाम नहीं निकालेंगे। एक बैच में मानो 100 बिस्कुट है तो 100 बिस्कुट का दाम निकाल के क्या बोलते हैं डिवाइड कर देंगे, तो इससे हमारा एक बिस्कुट का दाम भी निकल के आ जाएगा। ठीक है जी। अब आता है प्रोसेस कॉस्ट। किसी भी सामान को बनाने में जब बहुत सारे प्रोसेस से होकर गुजरना पड़ता है, यानी कि मान लो कि हमको बनाना है एक तो केमिकल बनाने की भैया, ए प्रोसेस, बी प्रोसेस, सी प्रोसेस, डी प्रोसेस और ई प्रोसेस। यानी कि अब केमिकल बनाने के पहिए जाएगा इसमें खर्चा होगा 200 का, फिर जाएगा इसमें खर्चा होगा 50 रुपये का, फिर जाएगा वो सामान इसमें खर्चा होगा 60 रुपये का, फिर जाएगा इसमें खर्चा होगा 100 रुपये का, फिर जाएगा इसमें खर्चा होगा 200 रुपये का। यानी कि यहाँ पे प्रोसेस का खर्चा है, सामान का खर्चा नहीं है। तो जब भी कोई सामान को बनाने के लिए बहुत सारे प्रोसेस से होकर गुजरना पड़ता है तो वहाँ पे प्रोसेस के खर्चे होते हैं, सामान का खर्चा नहीं होता। ऑपरेशन कॉस्ट और ऑपरेटिंग कॉस्ट ध्यान रखना। ऑपरेशन कॉस्ट का मतलब होता है स्पेसिफिक ऑपरेशन इन्वॉल्व इन अ प्रोडक्शन प्रोसेस बिजनेस एक्टिविटी व्हेन देयर इज अ डिस्टिंक्टली सेपरेट ऑपरेशन इन्वॉल्व इन अ प्रोसेस, कॉस्ट ऑफ ईच ऑपरेशन इज फाइंड आउट। देखो मान लो हम काय बनवाए, क्या बनाए काय। अब आप कहो आपको पिंक काय चाहिए, कौन सी काय चाहिए आपको, पिंक काय। तो पिंक काय करवाने के आपको अलग से खर्चा करना पड़ेगा, क्योंकि ये स्पेसिफिक काम है ना आपके। ये आपने बोला पिंक चाहिए तो भैया, जैसे स्कूल की जब बस बनती है तो टाटा कंपनी स्कूल की बस बनाने की अलग से पैसा मांगती है, क्योंकि आपको स्कूल का बस का जो डिज़ाइन होगा, कलर होगा, बैठने का तरीका होगा, चीज़ें क्या होगी एकदम अलग होगी। ठीक है। फिर ऑपरेटिंग कॉस्ट को बोलते हैं सर्विस कॉस्ट। जब हम लोग ये सामान के नहीं, जब भी कोई हम लोग सर्विस देते हैं तो उसकी कॉस्ट होती है। ऑपरेटिंग कॉस्ट का मतलब होता है वो खर्चा जो कि हमारे सर्विस का खर्चा होगा। यहाँ पे हम कोई सामान नहीं बनाते हैं, ये किसका खर्चा है, सर्विस का खर्चा होता है। ऑपरेटिंग कॉस्टिंग का दूसरा नाम ही है सर्विस कॉस्टिंग। कॉन्ट्रैक्ट, जब आप किसी को कॉन्ट्रैक्ट देते हैं कि हाँ ये सामान ऐसे करना है, कॉन्ट्रैक्टर कॉन्ट्रैक्टी को सामान कॉन्ट्रैक्ट करता है कि भैया सामान बनाना है, घर बनाना है, ठीक है, ये हो गया कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट। ठीक है, ओके। फिर ज्वाइंट कॉस्ट। ज्वाइंट कॉस्ट का मतलब होता है कि जब दो सामान की, जैसे मान लो जब कच्चा तेल होता है, एग्जाम्पल समझो, कच्चा जो तेल होता है जब इसको हम लोग रिफाइन करते हैं, यानी कि गर्म करते हैं या फिर जो भी इसको रिफाइन करते हैं कच्चे तेल से, क्रूड ऑयल कच्चा तेल, तो इससे बन के क्या निकलता है, पेट्रोल निकलता है, डीजल निकलता है, केरोसिन निकलता है, और भी गैसेस निकलती हैं। क्योंकि अब यहाँ पे पेट्रोल का प्राइस ज़्यादा है, डीजल का थोड़ा सा कम है, केरोसिन का और भी कम है। तो जब एक ही सामान हम लोग बनाते हैं उससे बहुत सारा सामान बन के निकलते हैं, तो उसको बोलते हैं ज्वाइंट कॉस्ट। क्या बोलते हैं, ज्वाइंट कॉस्ट। ठीक है जी, ओके, समझ आ गया। आपको यहाँ एग्जाम्पल भी दिया पेट्रोल का, देखो जी रिफाइनरी के अंदर पेट्रोल से डीजल बनता है, केरोसिन बनता है, नाफ्ता भी कोई होगा, तार बनता है। ठीक है जी, तो यहाँ पे ज्वाइंट कॉस्ट, सबकी कॉस्ट निकाल के फिर डिवाइड कर देते हैं। अब टाइम के हिसाब से सुनो जी, बहुत इंपॉर्टेंट है, हिस्टोरिकल वो खर्चा जो पहले हो चुका है जिसको पोस्टमार्टम कॉस्ट भी बोलते हैं। ठीक है जी, जो पहले हमने कर दिया। ठीक है जी। प्री डिटरमाइंड कॉस्ट, जो हमने पहले से डिसाइड किया कि हाँ भैया इतना खर्चा होगा, एडवांस में हमने डिसाइड किया कि हाँ भैया इतना खर्चा होगा इन चीज़ों के ऊपर। स्टैंडर्ड कॉस्ट यानी कि प्री डिटरमाइंड कॉस्ट, जो कि हमने बहुत ही दिमाग से, लॉजिक से निकाला कि हाँ स्टैंडर्ड, इस सामान को काम को करने में इतना खर्चा होगा ही होगा, इसको बोलते हैं स्टैंडर्ड कॉस्ट। एस्टिमेटेड यानी कि आपने अंदाजा मारा है कि एस्टिमेट किया है, लेकिन एस्टिमेट तुक्का तो मारोगे नहीं, चीज़ों को समझोगे, जानोगे, फिर कितना खर्चा आएगा वो निकालोगे, इसको बोलते हैं एस्टिमेटेड कॉस्ट। ठीक है जी। फिर आता है कंट्रोलेबल, जिस खर्चे को कंट्रोल किया जा सके उसको बोलते हैं कंट्रोलेबल कॉस्ट, जिस खर्चे को कंट्रोल नहीं कर सकते उसको बोलते हैं अनकंट्रोलेबल कॉस्ट। अब आता है, सोचो कितने सारे कॉस्ट हैं, तो बस आपको नाम याद रखना, आपका काम हो जाएगा। शट डाउन कॉस्ट क्या होता है, अ कॉस्ट विच वी स्टिल रिक्वायर्ड टू इंडिकेट इवन दो, देखो लोगों को लगता है कि बिजनेस को बंद कर देने वाला खर्चे को बोलते हैं शट डाउन कॉस्ट, ऐसा नहीं है। यानी कि कभी कभी आपका फैक्ट्री बंद है, छुट्टी है, उस दिन भी तो गार्ड आके बैठेगा ना, उस दिन में तो आपका लाइट जाइएगा ना, तो वो जो खर्चा होता है, जैसे कि मशीन आपकी रखी हुई है, मेंटेनेंस का खर्चा, उसको बोलते हैं शट डाउन कॉस्ट। जब आपका फैक्ट्री टेम्पोरी पीरियड के लिए बंद रहती है तो भी जो खर्चा हो रहा है उसको बोलते हैं, जैसे घर से गए और फ्रिज ऑन करके गए हो, फ्रिज का खर्चा हो रहा ना जी, ये हो गया। आउट ऑफ पॉकेट कॉस्ट, जो हम लोग आउटसाइडर्स को पे करते हैं। ठीक है जी। सच एज डेप्रिसिएशन विच डू नॉट रिक्वायर एनी, जहाँ पे कैश पेमेंट नहीं होया, दिस कॉस्ट इज
इवेंट इन फिक्सेशन ऑफ प्राइसेस ड्यूरिंग द ट्रेड रिसेशन ऑफ मेकिंग बाय डिसीजन, जो हम लोग अपने पॉकेट के ज़्यादा कैश पे करते हैं उसको आउट ऑफ पॉकेट कैश बोलते हैं। बहुत कॉस्ट है भैया। फिर डिस्क्रिशनरी कॉस्ट क्या होती है? द कॉस्ट अराइजेस फ्रॉम पीरियोडिक डिसीजन रिगार्डिंग द मैक्सिमम आउटले टू बी इनकर्ड, मोreover they are not tied to clear cause and effect relationship between input and the output. The example of such cost है एडवर्टाइजिंग के खर्चे हो गए, यानी कि जो हमारे डिसीजन पे डिपेंड होते हैं करना है कि नहीं करना है। फिर ट्रेनिंग का खर्चा हो गया, पब्लिकेशन, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, मैनेजमेंट, कंसल्टिंग, ये सब हमारे ऊपर डिपेंड करते हैं कि करना है कि नहीं करना है। प्री प्रोडक्शन, किसी सामान को बनाने से पहले जितने भी खर्चे होते हैं उसको बोलते हैं प्री प्रोडक्शन कॉस्ट। कन्वर्जन कॉस्ट, यानी कि जब सामान को, जैसे लकड़ी का टुकड़ा है, टिम्बर, कन्वर्ट करने जितना भी खर्चा हो रहा है फर्नीचर में उसको बोलते हैं कन्वर्जन कॉस्ट। ठीक है जी। पॉलिसी, नियम बनाने में जितने भी खर्चे हो उसको बोलते हैं पॉलिसी कॉस्ट। आइडिया फैसिलिटी कॉस्ट, द कॉस्ट ऑफ एबनॉर्मल, मानो कि आपका एसेट बेफालतू का पड़ा हुआ है तो भी आपका खर्चा हो रहा है उसको बोलते हैं आइडिया फैसिलिटी कॉस्ट। प्रोडक्ट कॉस्ट और पीरियड कॉस्ट क्या होता है भैया, ये भी देख लो, इतना आ ही गए तो इसको भी क्यों छोड़ेंगे। प्रोडक्ट कॉस्ट का मतलब होता है टोटल कॉस्ट दैट आर एसोसिएटेड विद यूनिट ऑफ अ प्रोडक्ट, यानी कि किसी भी सामान को बनाने में जितना खर्चा हो रहा है प्रोडक्ट में उसको बोलते हैं प्रोडक्ट कॉस्ट। सच कॉस्ट में बी नॉट इंक्लूड एलिमेंट ऑफ ओवरहेड, इसमें हो सकता है कि ओवरहेड ना हो। डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ कॉस्टिंग मेथड, आपने किस टाइप का कॉस्टिंग मेथड इस्तेमाल किया है, जो कि मैंने फर्स्ट चैप्टर में आपको बता दिया है, उसके हिसाब से आप अपने प्रोडक्ट की कॉस्ट निकाल सकते हो। ठीक है जी। तो प्रोडक्ट कॉस्ट इसीलिए जरूरी होता है कि आपका प्रोडक्ट परचेज कितने में करेंगे, बेचेंगे कितने का, ठीक है जी, इसको पता करने के लिए होता है। इसका फायदा क्या है? दीज आर सच कॉस्ट विच आर नेसेसरी फॉर प्रोडक्शन, यानी कि सामान को बनाना है कि नहीं बनाना है इसको डिसाइड करने के लिए ये सामान का कॉस्ट निकालना बहुत, जो आप मोमोज की आपकी दुकान है, अब मोमोज बना के बेचना है 30 रुपये का कि नहीं, 30 रुपये का 8 पीस, ये प्रोडक्ट कॉस्ट अगर नहीं पता होगी आपको तो बेच पाओगे कभी 30 रुपये का 8 पीस। ठीक है। द कॉस्ट इज एब्जॉर्ब बाई अटैच टू यूनिट, यानी कि सामान में ही ये लग जाती है। दिस कॉस्ट इज इन्वेंटेबल कॉस्ट, यानी कि ये आप किसी भी तरीके से हटा नहीं सकते हो, ये सामान बना रहे हो तो खर्चा तो होगा ही होगा। फिर पीरियड कॉस्ट, पीरियड मतलब होता है टाइम की कॉस्ट। ऑन अदर हैंड द कॉस्ट दैट टेंड टू बी अनअफेक्टेड बाई चेंजेस इन द लेवल ऑफ एक्टिविटी, यानी कि आप कितना भी करो उसका इसके ऊपर असर नहीं पता। दीज आर जनरली रिलेटेड टू टाइम rather देन मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी, यानी कि जैसे मान लो एग्जाम्पल देते हैं रेंट, अब रेंट कॉस्ट क्या है? पीरियड कॉस्ट है, 1 महीने का रेंट 10,000 रुपया, ये क्या हो गया? पीरियड कॉस्ट हो गया। ठीक है जी। इसका फीचर देखे ना, उतना ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। ठीक है जी। ओके, तो अब पर्पज ऑफ प्रोडक्ट कॉस्ट, सामान का दाम निकालने के लिए, फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने के लिए, और कॉन्ट्रैक्ट ऑन कॉस्ट प्लस मेथड, जब भी हम कोई कॉन्ट्रैक्ट देते हैं जहाँ पे किसी सामान का कॉस्ट निकालना आसान काम नहीं है तो वहाँ पे कॉस्ट जितनी भी लगने वाली है प्लस आपका जो प्रॉफिट उसको ऐड करके निकालते हैं। वेरिएबल कॉस्ट ये पढ़ने की जरूरत नहीं है, एस्टिमेटेड स्टैंडर्ड डिफरेंस है ये तो आपका, तो डिफरेंस अगर आपको पूछेगा तो आप बना के लिख सकते हो। वैसे आपके सारे खर्चे यहाँ पे निपट गए, तो ये आपका सेकंड चैप्टर हो गया कंप्लीट। होप कि आपको समझ में आ गया होगा, बहुत कुछ है ही नहीं इसके अंदर, बेसिकली आपको टाइप्स ऑफ कॉस्ट के बारे में बताया है। ठीक है जी। तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करना, जितना ज़्यादा लाइक और सब्सक्राइब करोगे उतनी ही जल्दी आपके नेक्स्ट वीडियो अवेलेबल हो जाएंगे। मिलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू सो